हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। पिछले भाग में हमने बात की थी सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की तलाश करना, लेकिन कौन कौन सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की तलाश करते हैं। नंबर 1, फ्रेशर। वो लोग जो पहली बार इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अक्सर करके ये अपनी वेल्थ को या अपनी कैपिटल को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो इसलिए इनको हम फ्रेशर कहते हैं या फिर कैपिटल इन्वेस्टर कहते हैं। दूसरे नंबर पर वो लोग आते हैं जो कि किसी न किसी कारोबार में लगे हुए हैं, या कोई न कोई फर्म, दुकान, कंपनी या प्रोडक्ट या सर्विस है जो एक्टिव है, जो चल रही है कुछ समय से, अधिक समय से। ये लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अक्सर करके जब ये चल रही है तो इनके पास में इनकी अपनी इनकम होती है, ठीक है। जो भी कारोबार कर रहे हैं उससे प्राप्त इनकम, उसको इन्वेस्ट करने के अवसर ये तलाश करते हैं, खोजते हैं, बनाते हैं। इसलिए इनको हम इनकम इन्वेस्टर कह सकते हैं। और तीसरे होते हैं रिस्क इन्वेस्टर उन लोगों को कहते हैं, या उन फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विसेज को कहते हैं जो उधार लेकर के या दूसरों से पैसे लेकर के विभिन्न अनुबंधों या शर्तों के आधार पर या इंटरेस्ट के आधार पर उसको इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे लोगों को, इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट को हम रिस्की इन्वेस्टमेंट कहते हैं, क्योंकि इनमें डबल नुकसान होता है। क्योंकि जो आपने उधार लिया है वो भी इंटरेस्ट, यदि डूब गया वो तो नुकसान हुआ ही है, साथ ही साथ आपको दोहरा नुकसान होता है, क्योंकि जो डूब गया वो तो डूब गया, लेकिन फिर भी आपको भरपाई करनी होती है। इसलिए बढ़िया इन्वेस्टमेंट तो वो होता है कि इनकम इन्वेस्टर, जो अपनी आमदनी को इन्वेस्ट करते हैं, अर्थात अपने वेस को इन्वेस्ट नहीं करते हैं, आमदनी को इन्वेस्ट करते हैं। कोई भी कारोबार चल रहा है, अब मान लिया उसको 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ में इनकम हुई, ठीक है। वो इनकम को उन्होंने इन्वेस्ट किया, उस इनकम को इन्वेस्ट करने के लिए वो सोर्स तलाश करते हैं, उसमें इन्वेस्ट किया, ठीक है। कामयाब रहा तो कामयाब रहा, नहीं कामयाब रहा तो केवल सिर्फ वो इनकम गई, वो पार्ट ऑफ इनकम गई। सोर्स तो कायम है और उस सोर्स से इनकम भी बराबर कायम है, केवल नेक्स्ट सोर्स नहीं बन पाया। इसके अलावा जो फ्रेशर हैं ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। इनके लिए ट्रायल होता है। यदि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इनका डूबता है तो वह इन्वेस्टमेंट जो कैपेसिटी वो इनकी सीमित हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है, उतनी कम हो जाती है कि मान लिया इनकी 10 लाख की कैपेसिटी है, उन्होंने 5 लाख इन्वेस्ट कर दिया, वो डूब गया तो बची थी इनकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी हाफ हो गई। इसलिए यहाँ पर इस भाग में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी के बारे में भी हम बात करेंगे। तो इसलिए जो फ्रेशर हैं उनकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी आधी रहेगी जाकर के, लेकिन जो किसी न किसी कारोबार में, कोई न कोई कारोबार में चल रहे फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में जब वो इनकम को इन्वेस्ट करते हैं तो इससे उनकी जो इन्वेस्टमेंटल कैपेसिटी है वो प्रभावित नहीं होती है। चल गया तो बढ़ जाती है, और यदि नहीं चला तो घटती नहीं है। तीसरे नंबर पर जो रिस्की इन्वेस्टर हैं, यदि चल गया तो उनकी बढ़ जाती है, सोने से जनरेट हो जाती है इन्वेस्टमेंटल कैपेसिटी, और यदि नहीं चला तो वो माइनस में चली जाती है।
इस प्रकार से यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे कि प्रत्येक को अपने इन्वेस्टमेंटल कैपेसिटी को बढ़ानी चाहिए। यदि फ्रेशर हैं तो और भी सावधानी रखें और भी ध्यान दें, तब इन्वेस्टमेंट करें और छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करें और बल्कि ये कह लीजिएगा कि यदि आप फ्रेशर हैं तो लर्निंग इन्वेस्टमेंट के रूप में लर्निंग इन्वेस्टमेंट करिएगा और उसका एक निश्चित अमाउंट रखिएगा। साथ ही साथ उसमें ये भी परिणाम प्राप्त करिएगा कि आखिरकार उस इन्वेस्टमेंट से आप सीख क्या रहे हैं, आपको मिल क्या रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, क्या डाटा मिल रही है और उससे किस परिणाम पर आप पहुंच रहे हैं। इसलिए उसको एक लर्निंग इन्वेस्टमेंट ही कहिएगा। और जो किसी न किसी कारोबार में चल रहे हैं, ठीक, वो यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसे डेवलपमेंट फॉर डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट कहा जा सकता है, क्योंकि और अधिक विकास करने के लिए इन्वेस्टमेंट को ट्रायल अर्थात इन्वेस्टमेंट के नए अवसरों की तलाश करना और उन पर इन्वेस्ट करना अर्थात ये एक ट्रायल होता है। और ये कामयाब होने के लिए या मार्केट में या इंडस्ट्री में बने रहने के लिए ये सब करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो है ये घटती हुई दर, मतलब ये तो घटना निश्चित है, एक समय बढ़ने के बाद में फिर तो घटना निश्चित है। इसलिए उस कमी को भरपाई करने के लिए आपको नेक्स्ट अवसरों की तलाश करनी ही पड़ेगी, नई इनकम के नए अवसरों की आपको तलाश करनी पड़ेगी। उसके लिए स्वाभाविक बात है इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन जो रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा सीरियसली गंभीरता से सोचने वाली बात है और गंभीरता से विभिन्न डाटा और इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद प्राप्त परिणामों के आधार पर ही इन्वेस्टमेंट करना बेहतर होता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट के अवसर की तलाश ये 3 लोग करते हैं, फ्रेशर, दूसरे इनकम इन्वेस्टर और तीसरे रिस्की इन्वेस्टर। साथ ही साथ एक और चीज़ होती है, वो हो सिंपल इन्वेस्टर। लेकिन सिंपल इन्वेस्टर का अर्थ यहाँ पर हम उन इन्वेस्टर से लगाते हैं जो खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं, बल्कि वो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं अर्थात दूसरों के इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम या बिजनेस या फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस में वो इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जो फ्रेशर हैं वहाँ पर फ्रेशर से हमारा तात्पर्य यह भी है कि वो ऐसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिसमें वो खुद को भी इन्वॉल्व कर सकें। इस प्रकार से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि फ्रेशर, इनकम इन्वेस्टर, रिस्क इन्वेस्टर और सिंपल इन्वेस्टर ये चारों लोग अपने विभिन्न अवसरों की तलाश करते हैं अर्थात जहाँ एक तरफ फ्रेशर नए अवसरों की तलाश करता है, वहीं इनकम इन्वेस्टर अपने वर्तमान में भी जो वर्तमान उसका कारोबार धंधा चल रहा है उसमें भी इन्वेस्टमेंट करने के अवसर तलाश करता है, उसमें भी वो डेवलपमेंट के अवसर को तलाश करता है। साथ ही साथ अन्य साइड में भी अर्थात पुराने में जो चालू है उसमें इन्वेस्टमेंट के अवसर को तलाश करना और नए हैं उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट के अवसर को तलाश करना। लेकिन साथ ही साथ जो रिस्की इन्वेस्टर हैं वो उसका कहना ये होता है या वो ये सोचता है कि हमारे पास में क्षमता भी है, पावर भी है, लेकिन पैसा नहीं है। यदि हमको पैसा मिल जाए, कैपिटल मिल जाए तो हम ये कारोबार इस तरीके से हम कर सकते हैं और उससे हम इतनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। जो हम इनकम जनरेट करेंगे और जो हमको इनकम देनी पड़ेगी वो ज़्यादा होगी देने की अपेक्षाकृत प्राप्त होने वाली इनकम। इसलिए वह रिस्की इन्वेस्टर बन जाता है। लेकिन जो सिंपल इन्वेस्टर होता है वो जो कार्य कर रहा है उसमें वो
कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहता है, अर्थात जिस तरीके से जो भी वो इनकम कमा रहा है उसमें वो किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहता है। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी सोचता है कि हमारे पास में जो भी इनकम है या जो भी कैपिटल है, इसको हम काम पर लगाएं, अर्थात इसको हम और अधिक बेहतर प्रोडक्टिव ऑप्शंस में लगा दें, प्रोडक्टिव माध्यम में लगा दें जिससे हमको और भी अधिक आमदनी हो जाए। इस प्रकार से ये 4 लोग तलाश करते हैं। अब सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार आप इन चारों में से आप कहाँ पर हैं? इन चारों में से आप कहाँ पर हैं? और साथ ही साथ अब जैसा कि हमने पूर्व में बात की थी कि हम बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंटल कैपेसिटी की अक्सर करके देखा ये जाता है कि या तो आम आदमी की इन्वेस्टमेंटल कैपेसिटी होती ही नहीं है, और यह कभी कभी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम रिस्क का भली भांति से कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। रिस्क का भली भांति से कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, और साथ ही साथ ये भी हो जाता है कि मौका और धोखा में हम डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। जिसके कारण हमारी जो इन्वेस्टमेंटल कैपेसिटी है वो सही ढंग से डेवलप नहीं हो पाती है, सही ढंग से विकसित नहीं हो पाती है कि यदि आपको अपनी इनकम बढ़ानी है, आप कोई भी हो, व्यक्ति हो, फर्म हो, दुकान हो, कंपनी हो, कोई भी हो, यदि आपको अपनी इनकम को बढ़ाना है तो अपने इन्वेस्टमेंटल कैपेसिटी को आपको डेवलप करना होगा, उसे विकसित करना होगा। इसके लिए ज़रूरी यह है, सबसे पहली शर्त यह है कि आपको एक कामयाब इन्वेस्टमेंट करना होगा और कामयाब इन्वेस्टमेंट करते रहना होगा। जब आप एक कामयाब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे आपको इनकम मिलेगी, और वो इनकम फिर से आप इन्वेस्ट करेंगे। मान लिया आपने 10,000 इन्वेस्ट किया तो आपकी इन्वेस्टमेंटल कैपेसिटी थी 10,000, 10,000 रुपये। लेकिन जब आपने एक कामयाब जब इन्वेस्टमेंट किया तो आपको आमदनी हुई 1,000 रुपये की हुई। अब वो 1,000 रुपये आपने फिर से रिपीट इन्वेस्टमेंट कर दिया तो अब आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी हो गई 11,000 रुपये, फिर इनकम हुई। इस तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी बढ़ती चली जाती है। तो जब इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी बढ़ती चली जाती है तो उसमें आपकी इनकम बढ़ती चली जाती है, और इनकम के अकॉर्डिंग आपकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी बढ़ती चली जाती है। लेकिन यदि इसके विपरीत आपने कंजप्शन में इन्वेस्टमेंट किया तो आपकी यदि आपने कंजप्शन में इन्वेस्टमेंट किया तो वो इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं, वो तो एक परचेजिंग होता है। लेकिन यदि आप आपका इन्वेस्टमेंट फेलियर हो गया, अब जब आपका इन्वेस्टमेंट फेलियर हो गया तो इससे आपकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी घटती है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि मान लिया इन्वेस्टमेंट का फेल होना कोई बड़ी बात नहीं, एक सामान्य सी बात नहीं है, क्योंकि फेल होने का ये भी कारण होता है कि कुछ हमको ज्ञात है, उसके आधार पर हमने इन्वेस्टमेंट किया, और कुछ हमको ज्ञात नहीं है, उसके आधार पर हमारा इन्वेस्टमेंट फेल हुआ। या फिर ये कह लीजिएगा कि जब हमारे कॉमर्शियल गेस जब हमारे सही निकलते हैं, लगभग सही निकलते हैं, तो हमें बेनिफिट होता है। लेकिन जब हमारे कॉमर्शियल गेस जब हमारे गलत निकल जाते हैं तो उससे हमको कॉमर्शियल लॉस होता है। इसलिए जब कॉमर्शियल बेनिफिट होता है तो उससे हमारी इन्वेस्टमेंटल कैपेसिटी बढ़ती है। अब चाहे व्यक्ति हो, फर्म हो, दुकान हो, कंपनी हो, प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, उसकी इन्वेस्टमेंटल कैपेसिटी बढ़ती है एक कामयाब इन्वेस्टमेंट करने से। और एक नाकामयाब इन्वेस्टमेंट करने से या
नाकामयाब इन्वेस्टमेंट होने से घटती है, लेकिन कुछ समय। अब जो घटती है या बढ़ती है, ये घटना और बढ़ना दो प्रकार का होता है। एक तो होता है कि घटना, और दूसरा होता है कि मान ले कमी होना। ये तो सही बात है, कमी तो होती है, लेकिन एक वही कमी परमानेंट बन जाती है। परमानेंट और टेम्परेरी कमी में ठीक है, कोई लॉस हुआ, ठीक है, ये टेम्परेरी कमी है, बशर्ते कि पुनः लाभ हो, पुनः ऐसा प्रयास किया जाए। यदि एक इन्वेस्टमेंट से लॉस हुआ तो अगले इन्वेस्टमेंट से लाभ हो। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं, जब इन्वेस्टमेंट एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से किया जाता है, जब इन्वेस्टमेंट श्रृंखलाबद्ध तरीके से किया जाता है, अर्थात या फिर बहुआयामी इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो यदि एक में प्रॉफिट न हुआ तो दूसरे में हो जाएगा, दूसरे में प्रॉफिट न हुआ तो तीसरे में हो जाएगा। इस तरीके से लॉस और प्रॉफिट कवर होता रहता है। लेकिन यदि श्रृंखलाबद्ध नहीं है, एक ही है, तो वहाँ पर रिस्क ज़्यादा होती है, और रिस्क ज़्यादा होने के कारण हमारी जो इन्वेस्टमेंटल कैपेसिटी है, वह डिस्टर्ब हो जाती है। कहने का अर्थ यह कि अब आपको सोचना यह है कि चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आप इनकम इन्वेस्टर हो, चाहे आप रिस्की इन्वेस्टर हो, चाहे आप सिंपल इन्वेस्टर हो, कुल मिलाकर के आपको सोचना यह है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंटल कैपेसिटी है उसको कैसे बढ़ाया जाए, अर्थात वो बढ़ती रहनी चाहिए, वो बढ़नी चाहिए। कैसे बढ़ाया जाए? बढ़ती रहनी चाहिए और बढ़नी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी यह है कि एक कामयाब इन्वेस्टमेंट आप करें। कामयाब इन्वेस्टमेंट करने के लिए यह ज़रूरी है तैयारी बहुत ज़रूरी है, स्टडी बहुत ज़रूरी है, सर्च बहुत ज़रूरी है, रिसर्च बहुत ज़रूरी है, और मामूली इन्वेस्टमेंट से ट्रायल भी बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार से ये बात कही जा सकती है कि इन्वेस्टमेंटल कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील होना आवश्यक है, क्योंकि आपका उद्देश्य, आपकी मंजिल यही है कि कामयाब होना है, और कामयाब होने के लिए कामयाब इन्वेस्टमेंट करना है। अब कामयाब इन्वेस्टमेंट के लिए कई सारे पहलुओं पर ध्यान देना होता है। कामयाब इन्वेस्टमेंट के लिए कई सारे पहलुओं पर ध्यान देना होता है। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट की मात्रा भी कई सारी बातों पर निर्भर करता है। आमतौर पर होता है कि हम लोकल से ही ट्रायल करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोकल में ही फंस जाते हैं। अब अगर देखा ये जाए, जहाँ तक कि अभी हम 3 लेवल की हम बात करते हैं, जैसे कि ग्रामीण इलाका, जो मुख्य रूप से एग्रीकल्चर, पशुपालन और सामान्य स्मॉल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने वाला है। दूसरी तरफ आता है कि शहरी इलाका या शहरी एरिया, इसमें छोटे मोटे उद्योग धंधे, सेल्स पर इन्वेस्ट किया जाता है। इसके अलावा जो अपर लेवल है, जिसको हम कैपिटल मार्केट कह सकते हैं, शेयर मार्केट कह सकते हैं, यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाता है। इस तरीके से इन्वेस्टमेंट के ये 3 सोर्सेस हैं। इसके अलावा चौथा सोर्सेस विभिन्न प्रकार की जो फैक्ट्रियाँ हैं, इंडस्ट्रियाँ हैं या डिस्ट्रीब्यूशन है, इन सब चीज़ों पर इन्वेस्ट किया जाता है। इस प्रकार से ये बात कही जा सकती है कि 4 बड़े सोर्स, बड़े फील्ड हैं, एरिया हैं इन्वेस्टमेंट के। ये
4 बड़े सोर्स एरिया हैं इन्वेस्टमेंट के, इन्हीं में लोग तलाश करते हैं। इसके अलावा कुछ नए हैं, कुछ नए आते रहते हैं, पुराने जाते रहते हैं। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इस भाग में हमने बात की इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी की। धन्यवाद, नमस्कार।